आए दिन हम इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और सारी जगह पर जितनी भी सोशल मीडिया है, सब जगह पर हम ये देखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो रील्स होती हैं, शॉर्ट होती हैं, वीडियोस होती हैं। और जो हमारी कंट्री के भी जो ट्रैवलर्स होते हैं, ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं, वो जाते हैं वहाँ की व्लॉग्स बनाते हैं, यहाँ के दिखाते हैं। कई कई बार हम एस्थेटिक रील्स भी देखते हैं, एडिट्स देखते हैं दूसरी कंट्री की, स्विट्ज़रलैंड की वीडियोस देखते हैं। और एक एक रील थी जो मैंने देखी थी, उसमें कह रहे थे कि कैन यू अफोर्ड, एक कपल ट्रैवल कर रहा था स्विट्ज़रलैंड, उसमें उन्होंने रील बना रखी थी कि कैन लेट्स सी कैन यू अफोर्ड ट्रैवलिंग टू स्विट्ज़रलैंड और कमिंग टू स्विट्ज़रलैंड, ऐसा कुछ था। और दिखा रखा था कि 5.5 लाख रुपए लगेंगे 2 लोगों के। और फिर उन्होंने कंट्री भी दिखाई थी कि क्या कैसी है वो कंट्री, दिखाया पूरी ग्रीन है, कहीं पे भी टूटे हुए रोड नहीं है, कितनी एस्थेटिक सी ट्रेन्स चल रही हैं। गर्मियों में कितना एस्थेटिक लगता है स्विट्ज़रलैंड, वो ग्रीन ग्रास फील्ड्स जो होती हैं, पहाड़ों पे से जो ट्रेन जा रही होती है। फिर सर्दियों में देखें तो स्नो दिखा देते हैं। चलो स्विट्ज़रलैंड की बात नहीं करते तो हम यूएस की बात कर लेते हैं। यूएस में माना सारी जगह अच्छी नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द देश अच्छा है। उनकी ख़राब से ख़राब जगह भी इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छी है। लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। एंड फिर हम यहाँ पे यूरोप की बात करें, यूरोप तो पूरा ही डेवलप्ड है। जैसे हम यूके की बात करें, उसमें हम लंदन की बात करें, नेदरलैंड्स की बात करें, और किसकी बात करोगे, जर्मनी। सारे देश देखोगे आप इंडिया से कहीं ना कहीं, किसी ना किसी, सब सब चीज़ों में आ गई हैं। और एक चीज़ से आप कंपेयर करोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन सभी देशों का हमारे देश से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर हम वो जब वो रील वगैरह सब कुछ देखते हैं तो हमारे मन में आता है, वाई एम आई बोर्न इन इंडिया। क्यों, क्या मैं डिज़र्व नहीं करता साफ़ हवा, बिलो 30 AQI, अच्छे रोड, जहाँ पे खुल के गाड़ी चलाई जा सके, जहाँ पे रोज़ मेरी जान को खतरा ना हो, घर से निकलते हुए मुझे प्रे ना करना पड़े कि आज मैं सुरक्षित घर वापस आ जाऊँ। हे भगवान मुझे सुरक्षित घर वापस ले आना, क्योंकि इंडिया में यही हाल है। कहीं पे भी गाड़ी लेके जाओ, अब टू व्हीलर पे हो तो यार डबल खतरा है आपको। आप बाइक लेके जाओगे, मान लो आप बाइक पे जा रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, देखा चला रहे हो आप, नॉर्मल चल रहे हो, साइड से गाय आ गई, कोई आगे आपके, कोई कुत्ता आ गया आगे, कोई सुअर आपके आगे आ गया। चलो ये नहीं तो कोई इंसान ही आगे आ गया, क्योंकि फुटपाथ तो है ही नहीं। चलो और ये सब भी ठीक है, तो चलो कुछ ऐसा पोर्ट होल आ गया, आपको दिखा नहीं, कुछ अजीब सा पोर्ट होल है कि मतलब दूर से दिखता नहीं, पास आओ जब उसमें जाके लगे तभी आपको पता चले कि पोर्ट होल है। अब लगने के बाद तो क्या आप गिर भी सकते हो, और किस्मत अच्छी है तो बच जाओगे। लेकिन अगर गिर गए और साइड से कुछ ट्रैक्टर, कोई बस बस वगैरह और कोई दूसरी गाड़ी जा रही है, तो क्या। तो ऐसी सिचुएशंस हर दिन इंडिया में होती रहती हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसमें से जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, 90% लोगों के साथ कभी ना कभी लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट हुए हुए हैं वाइल ड्राइविंग। चाहे आप 4 व्हीलर में ड्राइव कर रहे हो कि कभी 2 व्हीलर में ड्राइव कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इंसान के साथ 7-8 बार भी जान जोखिम वाली चीज़ें हुई हों, जिसमें उनकी जान जाने का खतरा रहा हो। 7-8 बार एक ही इंसान के साथ भी हुआ हो। और देखो तो फिर जगह जगह कचरा भी है, चौराहे पे देखो, गलियों में देखो, हर जगह कचरा है। और अगर डस्टबिन वहाँ पे रख भी दें तो डस्टबिन गायब हो जाते हैं। उसमें सरकार की थोड़ी गलती है, सरकार ने तो रख रखे हैं डस्टबिन, कचरे वाली गाड़ियाँ भी चला रखी है सरकार ने तो। लेकिन इसमें गलती किसकी है, हम लोगों की ही ना। और फिर ट्रेन देख लो, ट्रेन जो अभी वंदे भारत स्लीपर आई, उसमें क्या कर रखा था, कूड़ा ऐसे ही फेंक रखा था। उसमें तो पढ़े लिखे लोग गए होंगे ना। उसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ऐसा ऐरा गैरा चढ़ गया उसमें। उसमें पढ़े लिखे लोग ही थे सारे, लेकिन फिर भी उसमें गंदगी थी ना। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात है। अब मैं मेन वीडियो के पॉइंट पे आ जाता हूँ। हम सब चाहते हैं कि हम एक डेवलप्ड कंट्री में रहें, या फिर हम जिस कंट्री में रह रहे हैं दैट इज़ इंडिया, ये डेवलप्ड हो, यहाँ पे भी बाकी देशों जैसी सिचुएशन हो। लेकिन अभी इंडिया तो वैसा नहीं है। और फिर ये चीज़ करके सबके मन में ये आता है कि कब इंडिया डेवलप होगा, कब इंडिया बदलेगा, काश इंडिया बदल जाए। लेकिन मैं इसमें आपको एक कड़वी बात बताता हूँ अब, एक आकि आप इंडिया को नहीं बदल सकते, मैं इंडिया को नहीं बदल सकता, और हम पूरा मोहल्ला मिलके भी इंडिया को नहीं बदल सकता, पूरा इंडिया मिलके भी इंडिया को नहीं बदल सकता। क्यों, क्योंकि इंडिया में कितने लोग हैं, 150 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इंडिया में अकेले। करने उतरोगे भी तो क्या करने निकलोगे। अब एक बार पूरे पूरे 150 करोड़ लोग मिलके पूरे इंडिया को साफ जरूर कर दोगे, लेकिन उसके उसके अगले दिन क्या। हाँ, इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी, यहाँ पे इंडिया प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के अंदर के जो लोग हैं वो प्रॉब्लम है। हमने बहुत बार सुना है ना कि एक इंसान सब कुछ बदल सकता है। ये सिर्फ स्पीचेस में अच्छा लगता है, सब कुछ मोटिवेशन वाली वीडियोस में अच्छा लगता है कि एक इंसान पूरी एक फैमिली की फेट बदल सकता है।
मैं मानता हूँ, लेकिन पूरे देश को एक इंसान कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम इंडिया है ही नहीं, इंडिया की प्रॉब्लम है इंडिया के लोग, इंडिया के लोगों की आदतें जो इतने सालों से जनरेशन बाय जनरेशन उनके ऊपर आ रही हैं, मतलब फॉलो अप हो रही हैं। वही आदतें जो दादा करते थे वही वही जो परदादा करते थे वही दादा करने लगे, वही जो दादा करने लगे वही पापा करने लगे, जो पापा करते हैं वही तुम करने लग गए। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे आप देखो, चलो आप अपने आप को एजुकेटेड कर लोगे, आप खुद लोगों को फॉलो करने लग जाओगे, लेकिन आप घर से बाहर निकलोगे जब क्या, ये चीज़ आपको कब तक काम आएगी? आएगी। आप फिर बाहर निकल के देखोगे कि ओ वही 300 AQI वाली हवा, कई के शहरों में तो 900 AQI दिवाली के टाइम पे। अभी मैं मानता हूँ कि कई की जगह पे 500 AQI तो होगा ही इंडिया में। फिर आप देखोगे सड़कें टूटी हुई हैं, पोर्ट होल्स हैं, और देखोगे केयरलेस ड्राइविंग कर रहे हैं लोग। एक बंदा जा रहा है, उसको 2-3 बंदे साथ में ओवरटेक कर रहे हैं, और जिस बंदे को वो ओवरटेक कर रहे हैं वो खुद किसी और को ओवरटेक कर रहा है। कोई काम करवाने जाओ, हर जगह पे करप्शन। आप मुझे पुलिस स्टेशन जाके एक आसान सी FIR करा के दिखा दो आसानी से। आपका अगर वॉलेट चोरी हो गया, आपका फोन चोरी हो गया, उसकी FIR करा के दिखा दो। आपकी गाड़ी चोरी हो गई, उसकी FIR करा के दिखा दो ना आसानी से। आपको बिना बात कभी किसी ने पुलिस ने रोक लिया गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, तो आप उस पर कैसे बचोगे? आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, वहां पे भी करप्शन है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, वहां पे बिना पैसे दिए काम नहीं होगा। एटलीस्ट आपको 1-2 महीने तो वो हंडाएंगे ही, घुमाएंगे ही एक जगह से दूसरी जगह, बार बार उसी जगह पे भी बुलाएंगे, और फिर लास्ट में कहेंगे वो काम वहीं भी हो जाएगा। आपको बाद में पता चलेगा ये सब। एक पूरे खराब सिस्टम में एक सही बंदा पूरे सिस्टम को कैसे ठीक कर सकता है, बताओ, जिस पे आपका कंट्रोल भी नहीं है। मान लो आप सब कुछ फॉलो करते हो, आप सबसे एजुकेटेड बंदों में से एक हो इंडिया में, लेकिन जब आप जाओगे, आप कैसे उन बंदों को बदलोगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, जिनको आप कुछ सिखा नहीं सकते? इंडिया तो एक ऐसी कंट्री भी नहीं है भाई जहाँ पे तुम लोग प्रोटेस्ट करके कुछ काम करवा लो, मतलब इस देश को संभाल लो। कुछ भी नहीं हो सकता प्रोटेस्ट करके भी। मैंने कुछ टाइम पहले ना एक और वीडियो से मुझे पता चला था कि किसकी वीडियो थी, हाँ वो ध्रुव राठी की वीडियो थी। अब यहाँ पे मैं ध्रुव राठी की कुछ बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? अगर आप ध्रुव राठी को पसंद करते हो नहीं करते हो, इट डजेंट मैटर। मैं सिर्फ एक उस वीडियो का एक रेफरेंस लेके आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या दिखाया गया था कि एक ध्रुव राठी की एक व्लॉग वाली वीडियो में दिखाया गया था कि जो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट है उसके बाहर एक अलग से जगह है जहाँ पे लोग आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एंड वहाँ पे अगर एक इंसान भी प्रोटेस्ट कर रहा होगा ना, तो उसकी भी बात सुनी जाएगी, उसकी बात की वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि जब तक पूरी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी तब तक ही। वहाँ पे पूरा एक ब्लॉक बना रखा है, और जो पार्लियामेंट के जो ऊपर एक जगह है ना, छत है जो पार्लियामेंट की, उधर भी लोगों का जाना अलाउड है, और वहाँ पे भी लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, एंड वहाँ पे सुनी भी जाती है। और कोविड के टाइम पे क्या हुआ था मुझे याद है, वहाँ पे एक बार ऑस्ट्रेलियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कैमरे के सामने आए थे बिना मास्क लगाए, कोविड के टाइम पे, जहाँ पे मास्क की इतनी ज़्यादा अहमियत थी जिस टाइम पर, उस टाइम पर वो कैमरे पे बिना मास्क के आ गए थे। तो उस बात के लिए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, या क्या किया था, वापस कैमरे पे आए थे, एंड उस पर पूरे देश को सॉरी बोला था, माफ़ी मांगी थी पूरे देश से कि वो अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे, उनसे बड़ी गलती हो गई, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। क्या इंडिया में ऐसा कभी एक्सपेक्ट कर सकते हो? कितने हरामी हैं यहाँ के लोग। तो यहाँ पे नॉर्मल इंसान ही सॉरी नहीं बोलता, तो प्राइम मिनिस्टर से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं, और किसी भी पॉलिटिशियन से क्या उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन चलो, प्रोटेस्ट करने से थोड़ा बहुत कुछ भी मान लिया सरकार ने कि कर देंगे, काम कर देंगे, कोई बिल वापस ले लेंगे, क्या कर देंगे वगैरह कर देंगे, बोल देते हैं ऐसे। लेकिन उसके बाद क्या आपको मिलता है? वही सेम लोग, वही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सालों सालों तक वो बात ऐसी चलती रहती है कि बोला गया था कि काम होगा होगा, लेकिन कब होगा पता नहीं। और लोग वैसे ही पान थूक रहे हैं, गुटखा थूक रहे हैं, खैनी थूक रहे हैं कहीं पे भी। जैसे कन्नॉट प्लेस में वो जगह है ना, दीवारों पे पान गुटखा थूक रखा है, रेलवे स्टेशन पे ही पान गुटखा थूक रखा है, वहाँ पे तो लोगों ने ही काम कर रखा है ना। वो मैं कह रहा हूँ, अगर उस पर कोई काम भी ना करे ना सरकार, कि मतलब एक दिन सरकार ये करे ना कि चलो ये गुटखे के जो दाग लगे हुए हैं ना, हम नहीं साफ करेंगे इसको, मैं तो तब भी कह रहा हूँ कि ये अच्छी चीज़ है। पता है क्यों? बस यहाँ पे सिर्फ एक लोगों को बदलने की ज़रूरत है, वो है लोगों को, कि लोग पान गुटखा और अलग से थूकना बंद कर दें। आज से पान गुटखा थूकना बंद कर दें। जो ऑलरेडी जो पान गुटखा थूका हुआ लगा हुआ है ना दीवारों पे, वो अपने आप या तो बारिश के कारण हट जाएगा, या वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही हट जाएगा। वो वहाँ पे परमानेंट इसीलिए हो गया है क्योंकि यार वहाँ पे कंटिन्यूअसली स्पिटिंग हो रही है, रुक नहीं रहे लोग। एक बार अगर रुक जाए ना, तो वो एनवायरनमेंट उसको अपने आप ही साफ कर देगा, हवा से वो उड़ जाएगा सूख के, एंड पानी से बारिश जब आएगी, उसका पानी जब उस पर लगेगा तो अपने आप वो वहाँ से फीका पड़ जाएगा और चला जाएगा। और अगर नहीं भी गया तो लोग थूकना बंद कर देंगे, तो वहाँ पे पेंट वेंट का काम दोबारा हो जाएगा, तो इट्स ओके। इससे भी यही चीज़ समझ में आती है भाई कि लो प्रॉब्लम नहीं है, लोग प्रॉब्लम है, लोगों की मेंटालिटी का प्रॉब्लम है।
कोई भी कंट्री ना रातों रात इंप्रूव नहीं होती, वो जनरेशन बाय जनरेशन इंप्रूव होती है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जर्मनी जो कंट्री है वो वर्ल्ड वॉर 2 का मोटा मोटा एपी सेंटर थी। पूरी वर्ल्ड वॉर 2 उसी के अराउंड रिवॉल्व हो रही थी, जर्मनी के अराउंड। और जर्मनी का बहुत ही बड़ा मेन रोल था वर्ल्ड वॉर 2 को शुरू करने में। उसके बाद जर्मनी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, हर जगह क्राइम थे, गरीबी थी, करप्शन थी। जो पूरी जनरेशन थी जर्मनी की, उसके अंदर वॉर का ट्रॉमा था। मतलब जो ट्रॉमा जो होता है ना दिमाग के अंदर बैठ जाता है, डर वर, वो सब चीज जर्मनी की जनरेशन के अंदर थी। सोचो उस सिचुएशन से भी वो लोग बाहर निकले हैं। आज देख लो कितना डेवलप्ड है। उन लोगों ने बेसिकली क्या किया, जो उनकी अगली आने वाली जो जनरेशन थी, उनकी एजुकेशन, उनकी अवेयरनेस पर फोकस किया। जैसे जैसे जनरेशन बाय जनरेशन एजुकेटेड होती गई, मेन जनरेशन उनकी सड़कों पर आई, रूल करने लग गई, तो उन्होंने अपने आप ही देश को संभाल लिया। वैसा ही एग्जाम्पल आप जापान का ले लो। जापान बहुत ही ज़्यादा कमीना देश हुआ करता था। आज बहुत सीधा दिख रहा है ना, सीधा साधा, लेकिन शुरू में वो बहुत कमीना इंसान होता था। वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उन्होंने चाइना पर बहुत ही ज़्यादा गंदे काम किए थे। चाइना के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार उन लोगों ने किया था, लेकिन आज बहुत सीधे साधे बने हुए हैं। जस्ट बिकॉज उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे, फिर उनसे उनको अकल पड़ी, और फिर बाद में उन्होंने एजुकेशन पर फोकस किया। वॉर से साइड हो गए, एजुकेशन पर उन्होंने फोकस किया और उनकी जनरेशन को एजुकेट करने पे, अवेयर करने पर ज़्यादा फोकस किया। और आज जो जनरेशन है वो उस टाइम की पढ़ी लिखी जनरेशन है, जो आज मेन सड़कों पर उतरी हुई है और बढ़िया सिविक सेंस के साथ रह रही है। साउथ कोरिया जो कि 1960s से पहले इंडिया से भी ज़्यादा गरीब होता था, ना कोई उनके पास रिसोर्सेज थे और बस डिक्टेटरशिप थी। लेकिन जब डिक्टेटरशिप हटी तो उन्होंने टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पर बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाया और इसको बढ़ावा दिया और अपनी जनरेशन को एजुकेट किया। और Hyundai और सैमसंग जैसे ब्रांड्स आज देख लो पूरी दुनिया में फेमस है और साउथ कोरिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। यही चीज मैं इंडिया के लिए कह रहा हूँ कि आज की जो इंडिया की जो जनरेशन है ना, वो पुराने टाइम की गरीबी में पैदा हुई है और गरीबी में ही पली बढ़ी है। उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, उनके पास पढ़ाई के लिए कोई रास्ता नहीं था। सब लोगों को अपना कमा के अपना खाना होता था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता था उन लोगों के पास। जो किया खुद के लिए करना होगा। चाहे आप झोपड़ी में भी रह रहे हो तो आपको जैसे तैसे हाथ पैर मार के वहां से निकलना होगा। ऐसी सिचुएशन से हमारे एंसेस्टर्स या फिर हमारी जो पिछली जो जनरेशन है, जैसे मेरे पापा, मेरे ग्रैंडफादर एंड आपके भी ग्रैंडफादर, आपके भी पापा, ये सारे वैसी जनरेशन से निकल के आए हैं। और जो सड़कों पर जो आज बड़ी जो जनरेशन हैं वो सारी उसी जनरेशन से आ रही हैं जिनको एजुकेशन वगैरह कभी भी नसीब में नहीं हुई और ना वो ये चीज़ें कभी सीख पाए, ना उनका माइंड इतना डेवलप हो पाया कि वो चीज़ें ये सीख पाए। और जब वो इतने कम्पिटिटिव इंडिया में रह रहे हैं ना, जहाँ पे सब एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, एक दूसरे को नीचे खींच के खुद ऊपर जाने की इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट में वो पले बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली यार कौन समझा सकता है उनको। तो हमें उनको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए एंड हमें बस एक वेट करना चाहिए। मैं यहीं पर कहना चाहता हूँ कि जब जनरेशनल शिफ्ट होगा ना, जब वो जनरेशन घर पे बैठेगी या फिर थोड़े बहुत दूसरों को देख के सीख जाएगी, थोड़े बहुत एटिकेट भी, और हमारी जो जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी जो जनरेशन है, वो सड़कों पर उतरेगी, पता चलेगा ना कि सब्जी बेचने वाला भी एक पढ़ा लिखा बीकॉम वाला होगा या फिर डिग्री होल्डर होगा, और एक जो बार्बर होगा वो भी डिग्री होल्डर होगा या फिर एटलीस्ट 12th पास होगा। तब देखना है इस कंट्री की क्या प्रोग्रेस होगी। जब देखना कोई एजुकेटेड मिनिस्टर बनेगा, कोई एजुकेटेड पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई एजुकेटेड पर्सन गवर्नमेंट ऑफिस में बैठेगा, उसको पता होगा कि वो, क्योंकि उस बंदे ने वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी है ना कि पहले क्या होता था, तो वो उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव मेजर्स जरूर लेगा एक पढ़ा लिखा इंसान। क्योंकि उसने, आप खुद देख लो, आप में से कितने लोगों ने इंडिया को डेवलप्ड नेशंस की तरह चाहा है। मैंने भी चाहा कि एक दिन इंडिया डेवलप हो, अच्छे रोड्स हो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हों। अब सोच लो, हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग अभी ये चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि अभी हम कर नहीं सकते। अगर कर सकते होते तो हम कर देते, लेकिन सिर्फ हम भी चाह रहे हैं क्योंकि हम चाह सकते हैं, क्योंकि कर नहीं सकते। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन अब समझ लो, जब इस जनरेशन को ये चीज़ मिलेगी, पावर मिलेगी ये सब करने की, तो क्यों नहीं करेगा वो काम? करेगा ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब हमारी जनरेशन ऊपर जाएगी, काम करेगी, तो इंडिया अपने आप डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, या फिर बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा डेवलप होने के लिए। जितनी ज़्यादा जनरेशन यहाँ पे एजुकेटेड होगी ना, वो उतनी ज़्यादा बाहर की दुनिया से एक्सपोज होगी, दिखेगी उनको बाहर की दुनिया कैसी है और वो कैसी दुनिया में रह रहे हैं। फिर उनके अंदर अपने आप अवेयरनेस आएगी, वो अपने आप चाहेंगे कि हमारा देश भी उनके ग्लोबल स्टैंडर्ड जैसा हो, उनको मैच करे या फिर उनसे एक कदम आगे हो। आप खुद देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स ऐसे इंप्रूव नहीं होते क्योंकि एक इंसान चाहता है कि वो अच्छे हों। वो तब अच्छे होते हैं जब एक इंजीनियर चाहता है कि एक रोड अच्छा बने। कॉन्ट्रैक्टर को डर हो कि उसको जवाब देना पड़ेगा कि ये क्या बनाया है मैंने। मेरा भाई अंदर वो जो फ्लाईओवर है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें जवाबदेही है ही नहीं। क्या बना दिया वो? जो ऑफिसर उसको सुपरवाइज कर रहा है, उसको वैल्यू हो उस चीज़ की, कि उसको वैल्यू हो कि वो इस देश में रह रहा है, वो ये चीज़ बना रहा है। और जब हमारी जैसे पब्लिक डिमांड करे कि हमें क्वालिटी चीज़ चाहिए, ये बकवास चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें
क्वालिटी रोड्स चाहिए, बकवास रोड नहीं, क्वालिटी रोड्स। हमारे जैसे जब हम सवाल करेंगे तब देखना इंडिया कहाँ पहुंच जाएगा। वैसे सवाल तो अभी भी कर रहे हैं हम लोग, बस बात ये कि कोई सुनता नहीं उस चीज़ को। हम इस पर क्या कर सकते हैं, हम बस वेट कर सकते हैं कब जनरेशन शिफ्ट हो। तो आपके अंदर सीधा सीधा सवाल ये आ रहा होगा कि क्या करें हम अब, क्या हम ऐसे ही बैठ जाएं, कुछ ना करें, फिर अब हम आवाज़ भी ना उठाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, बात बिल्कुल आपकी सही है, बैठना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको बस एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए, आपकी एजुकेशन, आपके अवेयरनेस, आपकी एटिकेट्स और आपके सिविक सेंस, आपको उन पर फोकस करना है। मैं मेरे पर करूँगा, मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं कभी भी ऐसे ही कहीं पे भी कूड़ा ना फेंक दूँ। मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं कहीं पे भी, मैं जब स्कूटी चला रहा हूँ कहीं पे भी घुसा ना दूँ। आप ऐसे कोशिश करिए कि आप जब भी कोई भी व्हीकल चला रहे हो, आप कहीं पे घुसा ना दो, आप कहीं पे फेंक ना दो कोई चीज़ें, आप कहीं पे थूक ना दो। वैसे मुझे लगता नहीं कि हमारी जनरेशन में से कोई है जो ऐसे थूकता होगा सड़कों पे जैसे पुरानी जनरेशन थूकती होगी। आपको बस इस चीज़ पे फोकस करना है और आपके अराउंड जो पीपल है उनको सिखाना है, और आपकी जो अगली जो जनरेशन आने वाली है उसको भी सिखाओगे, तो आप देखना कि कैसे इंडिया फास्टली प्रोग्रेस करता है। तो बस आज की मेरी इस वीडियो में ही इतना ही है। मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस पे क्या कहना है, अपना पर्सपेक्टिव बदलो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।